हेलो स्टूडेंट्स, नाभांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का विषय विज्ञान पाठ 4, जिसका नाम है ऊष्मा और इसे इंग्लिश में कहते हैं हीट बाय राजन सूर्यवंशी सर। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ ऊष्मा। ऊष्मा में हम सबसे पहले बात करेंगे ऊष्मा की परिभाषा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जो हम देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में हर एक मौसम के आधार पर अलग अलग प्रकार के ऊष्मीमान प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि हम गर्मियों में देखते हैं कोई वस्तु गर्म होती है, जबकि ठंड के मौसम में वस्तुएं ठंडी होती हैं। इन्हीं आधार पर हम देखते हैं कि हमारा मौसम के आधार पर पहनावा कुछ अलग अलग होता है। जैसे ग्रीष्मकाल में हम हल्के और सूती सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जबकि ठंड के मौसम में मोटे ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो आज हम इस पाठ में ऊष्मा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा गर्म तथा ठंडा। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं और इनकी ऊष्मा का पता लगाने के लिए हम इन्हें हमारी स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से इनका पता लगाते हैं कि कौन सी वस्तु गर्म है तथा कौन सी वस्तु ठंडी है। लेकिन कभी कभी मौसम के बदलाव के कारण हमारी स्पर्शी इंद्रियां विश्वसनीय परिणाम नहीं देती हैं। ऊष्मा का अनुभव करने के लिए हम यहाँ पर पानी का उपयोग करेंगे, जिसमें हम पानी का उपयोग करके ताप का अनुभव करेंगे। जिसके लिए हम 3 कटोरे लेंगे, जिन्हें ए, बी एवं सी नाम से नामांकित करेंगे। अब हम मग या कटोरी ए में ठंडा पानी डालेंगे, बी में गर्म पानी डालेंगे एवं सी में हम ठंडा एवं गर्म पानी मिलाकर डाल देंगे। अब हमें ताप का अनुभव करना है, जिसके लिए कटोरी ए में अपना दायां हाथ डालेंगे और बी में बायां हाथ डालेंगे। अब दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक मगों में डूबे रहने देंगे। अब दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबाएंगे। अब हम दोनों का अनुभव करते हैं, यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। हम अपनी स्पर्शीय इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, यह हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं। तब हम यह कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? यह पता लगाने के लिए कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो हम इस अध्याय में 3 तरह के तापमापी का उपयोग करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ताप मापन। याद कीजिए कि जब आपको कभी बुखार आता है तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर आपके शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए या ताप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कुछ याद आया? इसे ही हम थर्मामीटर कहते हैं। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो आइए अब हम थर्मामीटर का अवलोकन करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी
देखी जा सकती है। यदि पारे की एक धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी कि स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। अब देखते हैं थर्मामीटर से ताप मापना। तो थर्मामीटर से ताप मापना सीखने के लिए एक थर्मामीटर को लेंगे। सबसे पहले इन्हें दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करेंगे। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट करेंगे। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। थर्मामीटर के उपयोग की विधि। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या रोगाणुनाशक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और इसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव उसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। नंबर 2, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। नंबर 3, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। नंबर 4, थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। नंबर 5, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम अथवा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप अथवा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है। अब बात करते हैं प्रयोगशाला तापमापी की। हम अन्य वस्तुओं की ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। इसे ध्यान से देखिए और इसके मापे जा सकने वाले
अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसा आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था। ठीक उसी प्रकार हम तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले भाग का मान ज्ञात करेंगे। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। आइए अब हम देखें कि तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवार को स्पर्श ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखे हुए इसमें पारे का तल की गति को देखिए। जब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरतनी जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए तथा तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा रहना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए। आइए अब हम क्रियाकलाप के माध्यम से ताप मापना सीखें। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। आप बल्ब के पास कोई विभंग या किंक देखते हैं। विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। अंकीय तापमापी। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त यानी कि जहरीला पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। अब बात करते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है।
इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा के स्थानांतरण को आइए अब हम देखते हैं। इसके लिए हमें एल्यूमिनियम या लोहे की एक पट्टी लेंगे जिस पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाएंगे। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कस देंगे। यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप छड़ को दो ईंटों के बीच दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए मोम के टुकड़ों का क्या होता है। क्या ये टुकड़े गिरना प्रारंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाली धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, क्योंकि गर्म वस्तु को उठाने से आपका हाथ जल सकता है। आइए अब हम चालन को समझें। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात यानी कि स्टील की छोटी चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी यानी कि डिवाइडर एकत्रित कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबाइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अब आप क्या देखते हैं? इनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होंगी एवं कुछ वस्तुएं गर्म नहीं होंगी। तो क्या देखते हैं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन यानी कि लोहा तथा कॉपर यानी तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए।
ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके लिए हम देखते हैं, एक मोमबत्ती जलाकर और अपने दोनों हाथों को उसके पास लाते हैं। एक हाथ को पार्श्व दिशा में और एक हाथ को कुछ ऊपर की ओर लाते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि हमारा पार्श्व वाला हाथ देर में गर्म होता है, जबकि ऊपर वाला हाथ जल्दी गर्म होता है। इस बात से हम यह पता लगा सकते हैं कि गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जिससे हम ऊपर वाले हाथ में गर्मी का अनुभव करते हैं। अब बात करते हैं समुद्र समीर एवं थल समीर की। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रकरणों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूंकि पृथ्वी तक तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है,
इसलिए हम एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों को उपयोग करेंगे। धन्यवाद। इस अध्याय के प्रश्न उत्तर हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे।